हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जिसमें पढ़ेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। पंजाब की एक केस स्टडी है जिसमें पंजाब के बारे में बताया गया है कि पंजाब में ग्राउंड वाटर का लेवल कैसे नीचे हुआ है और उसके बारे में मतलब उसके क्या क्या रीज़न है, उन्हीं को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। पंजाब बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब पंजाब के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उसी की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब रीज़न ऐसे आए हमारे सामने जिनकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो गया। एंड नाउ फेसिस ए सेवरल ग्राउंड वाटर क्राइसिस, नेचर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन, मतलब नेचर खुद ब खुद चीज़ों को रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। खुद ब खुद, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि नेचर अपने आप खुद को हील करता है, खुद को रीजनरेट करता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर हम ग्राउंड वाटर को लेते हैं। ग्राउंड वाटर जो कि खुद ब खुद रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, उससे पहले ही हम इंसान उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, मतलब उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। एंड कर्सन इफेक्टिव मैनी स्टेट अक्रॉस इंडिया, जो कि केवल इंडिया के एक स्टेट के अंदर ही नहीं, अलग अलग स्टेटों में भी होता है। हर स्टेट में मतलब यही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग पंजाब की वजह से हुई थी, पंजाब में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसकी वजह से। आइए चलते आगे। द ग्रीन रेवोल्यूशन हिडन कॉस्ट, इसकी ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को, जिसकी छुपी कीमत, मतलब इसमें क्या क्या गलत हुआ, हमने इसमें क्या क्या चीज़ें फेस की इसके आने की वजह से। 1960 में ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़, बीजों की अच्छी गुणवत्ता इस समय आई और उनके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज तो इस्तेमाल किए उन्होंने, पंजाब के रहने वाले किसानों ने। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बीज तो अच्छे थे, तो फसल ज़्यादा पैदावार करने की कोशिश की गई और उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ी। तो उस वजह से ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे कम होने लगा। फ्री पावर सप्लाई लेड टू ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, गवर्नमेंट ने भी फ्री पावर सप्लाई दे दी, मतलब बिजली भी फ्री में आप उपलब्ध करा दी, जिस वजह से ओवर पंपिंग की गई, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन से निकाला गया। केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर डिसोल्व इनटू ग्राउंड वाटर, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स थे और फर्टिलाइजर्स थे वो ग्राउंड वाटर में मिल गए जाके, मतलब ज़मीनों के अंदर चले जाते हैं फर्टिलाइजर पानी के साथ, और जो कि पानी को भी नुकसान पहुँचाते हैं और यही चीज़ें इंसान की हेल्थ को भी नुकसान पहुँचा रही है। ग्राउंड वाटर नाउ इनएक्सेसिबल अंटिल डेप्थ ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर की गहराई तक ग्राउंड वाटर अवेलेबल ही नहीं है। इसका यही कारण हुआ, जैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ किया गया, ओवर पंपिंग की गई, मतलब और जो बचा हुआ कुछ जगह पर ग्राउंड वाटर था उनमें केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स थे जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, मतलब वो पानी ही गंदा कर दिया। अभी आ जाते हैं इस पिक्चर पर, इसमें दिया गया है 80% ऑफ पंजाब ओवर एक्सप्लॉइटेड। पंजाब की एक पिक्चर दी गई है जिसमें दिखाया गया है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ इस पिक्चर को। आप लोग अगर आपको विजिबल हो तो आप देख सकते हो, 0 से 2 मीटर की गहराई तक ये ब्लू एरिया दिखाया गया है जहाँ तक पानी अवेलेबल है, और डार्क रेड कलर है वो दिया गया है 40, मतलब 0 से 40 मीटर की गहराई तक पानी अवेलेबल नहीं है। मतलब पानी 40 मीटर तक नहीं, 40 मीटर से ज़्यादा जाकर पानी अवेलेबल है। कुछ एरिया ऐसे भी है पंजाब के जहाँ पर 40 मीटर की गहराई तक पानी ही अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखाएगा, फिगर 1.17 आपके बुक में भी होगा। ऑलमोस्ट 80% ऑफ पंजाब एरिया इज क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड, वाटर ड्रॉन फॉर फार फास्टर देन इट कैन बी रिस्टोर, मतलब पानी इतना ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया उसको रिस्टोर होने से भी पहले, रिस्टोर हम उसको कर नहीं रहे और उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी वाज एंश्योर्ड इन द शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज विल टेकन सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट टू हील। हम फूड सिक्योरिटी को तो ध्यान में रख रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड की आवश्यकता है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म पर इसको सोच के चले तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ग्राउंड वाटर अगर नहीं होगा तो उससे बहुत ज़्यादा और भी मतलब एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेंगे, तो उसको भी हमें रिस्टोर करने पर ध्यान देना चाहिए। एंड आ जाते हैं द सीमेंट इंडस्ट्री, ये पोल्यूटिंग नेसेसिटी। ये सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। अगर आपने सुना नहीं है तो अभी मैं आपको बता दूं, सीमेंट इज़ एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ब्रिज, रोड एंड एयरपोर्ट। सबसे पहले आ जाते हैं कि सीमेंट की आवश्यकता क्या है। सीमेंट जो कि आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हो, हर चीज़ों के निर्माण में या फिर उनको डेवलप करने में सीमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। बिल्डिंग बनाने में, चाहे ब्रिज को ले लीजिए या फिर रोड और एयरपोर्ट वगैरह, या फिर जो भी इमारतें बनती है या फिर जो भी XYZ चीज़ें बन रही है, उन सभी में सीमेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। येट इट्स प्रोडक्शन इज़ अमोंग द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के तौर पर हमारे सामने आती है।
मतलब सीमेंट जो कि है इसके अंदर जो भी छोटे छोटे डस्ट उड़ते हैं, फाइन डस्ट उड़ते हैं, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल जो है वो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, मतलब फसलों में भी पैदावार में कमी लाते हैं। एंड पोल्यूट सॉइल एंड वाटर, जो कि मिट्टी को और पानी में भी पोल्यूशन फैला रहे हैं। और इसका एक हमें रिप्लेसमेंट लाना चाहिए। तो इसकी जगह पर हमें कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिनसे ना पोल्यूशन थोड़ा कम हो। तो इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ इशूड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक एसोसिएशन, एक बोर्ड है जिसने ना कुछ गाइडलाइन हमारे सामने पेश किया है, गाइडलाइन लेकर आई है हमारे सामने, जिसमें ना इन सीमेंट के यूज़ को थोड़ा कम करने पर बात की गई है, जिसमें अल्टरनेटिव हमारे सामने कुछ लाए हैं। ये बोर्ड इसने कुछ अल्टरनेटिव बताए हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड इंक्लूड ट्रेडिशनल स्टोन, मतलब पुराने समय में जैसे इमारतों का निर्माण होता था उस टाइम पर सीमेंट का कम इस्तेमाल होता था, जैसे उसमें पत्थरों को ऐसे फंसाकर या चट्टानों को, स्टोन्स को ऐसे फंसाकर इमारतें खड़ी की जाती थी, जिसमें बिना स्टोन की हेल्प के हम पूरी इमारतें बना देते थे। तो ट्रेडिशनल तरीकों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ ये चीज़ें बताई है। और उसके बाद आ जाते हैं मड, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स, मिट्टी और जैसे गोबर वगैरह के उपले नहीं करते हैं, उन सारी चीज़ों का भी हम यूज़ कर सकते हैं, गोबर का, मिट्टी का। और रिसाइकल्ड वेस्ट प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक को मतलब जो यूज़ हो चुके हैं उनको दोबारा रीयूज़ करने के लिए प्लास्टिक का भी यूज़ करके हम वॉल वगैरह बना सकते हैं, या फिर इमारतों में उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं सीमेंट की जगह पर। एक एग्जांपल आपकी बुक में होगा, ऐसी ये पिक्चर दी गई होगी जिसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे ये भी एक आर्ट मतलब ट्रेडिशनल तरीक़ों से बनाई गई इमारत है। तो इस तरीके का मतलब इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सस्टेनेबल बिल्डिंग, ओल्ड विजडम, न्यू मटेरियल्स, मतलब टिकाऊ निर्माण भी हमें करना चाहिए। कुछ जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको एक ये इमारत भी दिखाई गई है जिसमें ना ट्रेडिशनल तरीक़ों का इस्तेमाल करके इस इमारत को बनाया गया, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी मतलब बेस्ट है, ये टिकाऊ भी है। और थोड़ा सा ना ये भी नहीं, इसमें सीमेंट्स का भी यूज़ कम किया गया है। सीमेंट का यूज़ कम है तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। ट्रेडिशनल मटेरियल्स एंड मेथड लाइक मड एंड स्टोन आर बीइंग कंबाइंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसका निर्माण किया गया है। इसमें मतलब पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करके, पुरानी जैसे मड का इस्तेमाल करके, स्टोन का इस्तेमाल करके, उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी और जोड़ दी जाए आज के समय में, तो हम इन तरीक़ों से ऐसे निर्माण भी कर सकते हैं। एंड क्रिएट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, जो कि सस्टेनेबल टिकाऊ अल्टरनेटिव हमारे सामने लेकर आते हैं। दैट आर लेस पोल्यूटिंग, प्रोवाइड लोकल एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा हमें। लोकल एम्प्लॉयमेंट मतलब मजदूर वगैरह भी हाथों से करेंगे, जैसे मिट्टी का यूज़ करेंगे या फिर इन स्टोन्स को लगाएंगे, जिसमें सीमेंट का यूज़ कम होगा। तो बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट भी हमारे सामने आएंगे। सूट लोकल क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट के लिए भी बेटर होगा, और तो लोकल क्लाइमेट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसमें भी इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया कि कैसे ये मिट्टी से निर्माण किया गया इसका। अब आ जाते हैं वृक्ष आयुर्वेद, एंशियंट इंडियन बोटेनिकल साइंस, एंशियंट प्लांट साइंस, जिसमें हम देखते हैं कि एंशियंट तरीक़ों का इस्तेमाल करके भी हम नेचर को बचा सकते हैं, नेचर को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बीज संरक्षण के लिए इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिंचाई के लिए भी इन तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि बिना नेचर को हार्म पहुँचाए हम कृषि कर सकें। तो सबसे पहले आता है बीज संरक्षण। तो सोइल स्पेसिफिक प्लांटिंग करने, जिस मिट्टी के लिए जो सी सोइल बनाई गई है, फॉर एग्जांपल जैसे कपास या फिर कॉटन की खेती होती है, वो काली मिट्टी में होती है, ब्लैक सोइल में की जाती है, तो जो कि ज़्यादा उपजाऊ होती है कंपैरेटिवली बाकी सोइल के। तो उसी मिट्टी में हम कॉटन की खेती करें, ना कि ऐसा करें कि रेड सॉइल में हम कॉटन की खेती करने की कोशिश करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालें और ज़्यादा सिंचाई करें, उससे उसको उर्वरक बनाने की कोशिश करें ताकि वो उस मतलब कपास की खेती कर सके। इसकी बजाय हम उसी खेती को उसी सॉइल में करें जिसके लिए जो बनाई गई है। सीड कलेक्शन एंड प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट, कृषि करने से पहले बीजों को ऐसा तैयार किया जाए या फिर उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि अच्छे से अच्छी कृषि की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। कीट प्रबंधन या पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें ना कीट प्रबंधन या पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए
हमें ऐसे ऐसी तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बताया कंपेनियन प्लांटिंग। कंपेनियन प्लांटिंग में होता है कि एक कृषि जैसे जिस भी फसल की जा रही है उसके साथ साथ कंपेनियन में एक ऐसी फसल और उगाई जाए साथ साथ जो कि उसकी उर्वरकता या फिर उसकी उपजाऊ क्षमता बनाए रखे, बरकरार रखे। क्रॉप रोटेट भी होती रहनी चाहिए बार बार, ऐसा नहीं है कि एक ही कृषि बार बार की जाए। और मिक्स प्लांटिंग या मिक्स क्रॉपिंग भी की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कृषि की जाए, एक ही तरीके की फसल उगाई जाए। और सिंचाई इरीगेशन, स्पीसीज एंड सीजन स्पेसिफिक इरीगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जो कि सीजन स्पेसिफिक हो। ऐसा ना हो कि सिंचाई के लिए सिंचाई पर ही निर्भर करें हम। ऐसा हो सकता है कि हम वो कृषि उसी मौसम में उगाए जिस मौसम में वो फेवरेबल हो, जिस मौसम में वो उग सकती हो नेचुरली भी। नेचर उसको पानी दे दे, सिंचाई दे, हमें ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर ज़्यादा सिंचाई नहीं करेंगे तो ओवर पंपिंग नहीं करेंगे, ग्राउंड वाटर का ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करेंगे तो ग्राउंड वाटर भी सेफ रहेगा। सिक्किम आ चुके हैं। सिक्किम एक 100% ऑर्गेनिक स्टेट कैसे बना, उसने पैमा से ट्रांजिशन लेकर आया सिक्किम, जिसमें ना ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बढ़ावा दिया, केमिकल पेस्टिसाइड्स को हटा दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा तरीकों का इस्तेमाल, नील गार्लिक पेस्ट और मल्टी क्रॉपिंग फार्मिंग, ये सभी चीज़ों पर डिपेंडेंसी बढ़ा दी। और 2016 में एक माइलस्टोन सेट किया सिक्किम ने, जो कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनकर सामने आया। और ट्रांसफॉर्मेशन इनफैक्ट क्या पड़ा इसमें, बायोडाइवर्सिटी भी इसकी अच्छी हो गई, टूरिज़्म भी बढ़ गया। टूरिज़्म इसलिए बढ़ा कि अलग अलग स्टेट से लोग आकर इसे देखने लगे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और इसके बारे में नॉलेज लेने लगे। और फार्मर्स की भी इनकम बढ़ चुकी थी 20%, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ गई थी इन फसलों की, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तरीक़ों से बनाई गई थी या फिर उगाई जाती है। तो इनकी कीमतें जाहिर सी बात है बाकी चीज़ों से अच्छी ही मिलेगी। रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड सोलर लीडरशिप। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाए गए, काफ़ी सारे संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने पर जोर दिया गया। तो इसमें मेनली ये था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हटा दिया जाए, उनको हटाकर रिन्यूएबल और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल किया जाए। और इसमें इंडिया और फ्रांस ने एक लॉन्च किया था, एक अलायंस बनाया था जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोला गया, जिसको 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें कि सोलर प्लांट डेवलप किए गए जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सके। एंड उसके बाद है एक बारडला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में है, जो कि इंडिया का जो कि पावर 50% ऑफ राजस्थान नीड, जो कि राजस्थान का, इंडिया बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, राजस्थान की 15% एनर्जी अकेला यही सोलर प्लांट या सोलर पार्क डेवलप करता है, बनाता है। अब आ जाते हैं इक्विटी, स्टेपवर्डशिप एंड लोक संग्रह। तो लोक संग्रह तो बेसिकली एक भगवत गीता में दिया गया है, भगवत गीता में दी हुई एक टर्म है लोक संग्रह। तो भगवत गीता के बारे में भी पढ़ेंगे हम कि भगवत गीता में इसके बारे में क्या बताया है। और सबसे पहले आते हैं इक्विटी, एक्सेस ऑफ बेसिक रिसोर्सेज, वाटर और क्लीन एयर। तो बेसिक रिसोर्सेज जो भी है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज है, एक जगह पर तो ज़्यादा मिलते हैं, उपलब्धता उनकी ज़्यादा है, और कई स्थानों पर उपलब्धता इसकी है ही नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ही फैले हुए हैं। तो और अब आ जाते हैं कि जैसे आप देखते होंगे कि मीठे पानी की या फिर हवा की भी उपलब्धता किसी एरिया में तो अच्छी है, गुणवत्ता वहाँ की पानी की गुणवत्ता अच्छी है, और किसी एरिया में पानी की गुणवत्ता ख़राब है। तो पानी की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। और अगर आप अच्छी सिटीज़ में जाओगे वहाँ पे 24/7 अच्छा पानी पीने के लिए अवेलेबल है, लेकिन वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे वहाँ पानी की उपलब्धता है ही नहीं। लोग मीलों दूर का सफ़र तय करते हैं आज भी हिंदुस्तान में पानी के लिए। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगहों पर। वहीं बात करते हैं द भगवद गीता स्पीक्स ऑफ लोक संग्रह। भगवद गीता में लोक संग्रह के बारे में बोला गया है, जिसमें ट्रांसेंडिंग पर्सनल डिजायर टू एक्ट फॉर ए वेल बीइंग ऑफ ऑल। मतलब हमें ना इंसानों को अपनी पर्सनल डिजायरों को भी छोड़कर, उनको हटाकर बाकियों के बारे में सोचना चाहिए, पूरी मानव सभ्यता के बारे में सोचना चाहिए। तो और इन नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर बात की गई थी। एंड वी मस्ट एक्ट एज ए स्टेपवर्शिप ऑफ नेचर। हमें नेचर की तरफ, मतलब नेचर के भलाई के लिए काम करना चाहिए, तभी हम मानव सभ्यता का भला होगा। एंड कमिट टू रिस्टोरेशन, हमें रिस्टोर पर ध्यान देना चाहिए। रिस्टोर मतलब हमें नेचर में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड रीजनरेशन जो कि नेचर खुद ब खुद करता है, लेकिन हमें उसको समय देना चाहिए ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को रीजनरेट कर सके, और सस्टेनेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए ताकि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।